हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ DSSB 2021 के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम कुछ और करेंगे। आप सभी को पता है DSSB की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, तो इसलिए हमने पिछले ईयर्स की क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि उड़ीसा की फार्मासिस्ट, झारखंड की फार्मासिस्ट, फिर DSSB की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? सिंथेटिक फेस, द सिंथेटिक फैट बेस consisting of a mixture of tri, di and monoglyceride of saturated fatty acid are known as ट्राई ड्राई मोनोग्लिसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड बताना है सिंथेटिक फैट बेस। ओके, सिंथेटिक फैट बेस consisting of mixture of ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड आर नोन एज, इसको हम क्या कहेंगे? वेट्सपूल, मासा स्ट्रेनियम, मासापल या फिर ओकबी। क्या कहेंगे? सिंथेटिक फैट बेस है एंड क्या है? मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई एंड मोनोग्लिसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड के क्या होगी? मासा स्ट्रेनियम हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगी करेक्ट, मासा स्ट्रेनियम। वर्सिपल क्या है? ये है आपकी ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ वेजिटेबल एसिड। ओके, सेचुरेटेड फैटी एसिड वेजिटेबल एसिड होती है ये वर्सिपल। एंड मेसोपल क्या है? ये कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर, मेनली इसमें क्या पाया जाता है? ल्यूरिक एसिड पाया जाता है। ओके, याद रखना है मेसोपल में मेनली क्या पाया जाता है? ल्यूरिक एसिड। कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एस्टर है एंड मेनली क्या पाया जाता है? ल्यूरिक एसिड। और वर्सिपल क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, वेजिटेबल एसिड होती है ये। एंड सिंथेटिक फैट बेस क्या है? मेसाएस्ट्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इम्पीरियल वेट सिस्टम, सॉरी, इन द इम्पीरियल वेट सिस्टम, in the imperial weight system, half scalpel represents 10 grains, 40 grain, 60 grain या फिर 20 grains। कितना ग्रेन होती है हाफ स्क्रैपल? 1 स्क्रैपल इज इक्वल्स टू क्या होती है? 20 ग्रेन्स होती है। ओके, 1 स्क्रैपल इज इक्वल्स टू 20 ग्रेन्स होती है, तो हाफ स्क्रैपल क्या होगी? 10 ग्रेन, राइट। हाफ स्क्रैपल रिप्रेजेंट्स 10 grains। ओके, 10 grains in the imperial weight system बोला है। हाफ स्क्रैपल इज 10 ग्रेन, 1 स्क्रैपल इज 20 grains होती है। नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ 1 in 400 इज इक्विवेलेंट टू 1 in 400 इज इक्विवेलेंट टू, आपको बताना है 1 in 400 इज इक्विवेलेंट टू 0.1%, 0.04, 0.143% या फिर 0.25%। तो याद रखना है स्ट्रेंथ इन 1 परसेंटेज में बताना है ना, याद रखना है, ध्यान देना है, परसेंटेज में बताना है। 1 in 4 इक्विवेलेंट क्या होगी? 0.25%। ओके, 0.25% हो जाएगी। %. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरोमेटिक वाटर यूज्ड एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्राइप वाटर। इन्फेंट में जो ग्राइप वाटर दिया जाता है उसको कौन सी वाटर दिया जाता है? क्लोरोफॉर्म वाटर, कैम्फर वाटर, एनिस वाटर या फिर दिल वाटर। किसको दिया जाता है? कार्मेनेटिव यूज़ किया जाता है इन्फेंट में। कार्मेनेटिव जो ग्राइप वाटर दिया जाता है उसमें क्या रहती है? क्लोरोफॉर्म वाटर, कैम्फर वाटर, एनिस वाटर या फिर दिल वाटर। यस, ग्राइप वाटर में क्या रहती है? दिल वाटर रहती है। ओके, दिल वाटर रहती है। दिल वाटर किसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एनिथम ग्रेसिलोनेस। ओके, एनिथम ग्रेसिलोनेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड ये क्या है? आम्बेलिफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। ओके, आम्बेलिफेरी फैमिली की है एनिथम ग्रेसिलोनेस। याद रखेंगे ग्राइप वाटर
क्या है, दिल वाटर है। ओके, दिल वाटर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the subsequent penalty on the offence related to the manufacture, sale, distribution, stocking, exhibition, offering of sale or distribution of spurious drug but not manufactured under the name of any other drug is. सब्सिक्वेंट पेनल्टी बताना है। ऑफेंस रिलेटेड टू, ऑफेंस किसके रिलेटेड, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, ऑफरिंग और फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग इज, क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 5,000 और बोथ, क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर नॉट लेस देन 6 years to 10 years एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 to 4 years और फाइन ऑफ नॉट लेस देन 5,000 और बोथ, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 20,000 और बोथ, क्या होगी, अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग इज। पेनाल्टी क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट 6 years से लेके 10 years तक आपकी इम्प्रिजनमेंट होगी एंड फाइन 10,000 होगी। ओके, आंसर क्या होगी, नॉट लेस देन 6 to 10 years एंड फाइन नॉट टू लेस देन 10,000। आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 years to 10 years एंड फाइन ऑफ नॉट लेस देन 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट एसेट। करंट एसेट बताना है, इन्वेंटरी, कोरम, डिबेंचर या फिर टेंडर। करंट एसेट क्या है, इन्वेंटरी, कोरम, डिबेंचर या फिर टेंडर। करंट एसेट क्या होती है, करंट एसेट होती है, करंट एसेट क्या है, इन्वेंटरी है, राइट। करंट एसेट क्या है, इन्वेंटरी है। एसेट में क्या क्या आएगा, कैश, टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिलेवेबल्स, मार्केट्स सिक्योरिटी, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब किस में आती है, एसेट में आती है ना, एसेट में आती है। करंट एसेट पूछा है, इन्वेंटरी हो जाएगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय RNA पैरामिक्सोवायरस इज। कम्युनिकेबल डिजीज बताना है जो RNA कॉज करती है, पैरामिक्सोवायरस, मेसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स या फिर डिप्थेरिया। क्या होगी करेक्ट आंसर, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स या फिर डिप्थेरिया। RNA पैरामिक्सोवायरस कौन सी डिजीज कॉज करती है, यस, RNA पैरामिक्सोवायरस मेसल्स कॉज करती है। ओके, मेसल्स कॉज करती है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये बैक्टीरिया द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरी के द्वारा कॉज होती है ना, बैक्टीरिया होती है। चिकन पॉक्स में क्या होती है, बार्सेला जोस्टर वायरस होती है। डिप्थेरिया भी बैक्टीरिया की होती है। डिप्थेरिया ऑल्सो क्या है, ये भी बैक्टीरिया कॉज करती है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। और RNA वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, मेजल्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर आर एसोसिएटेड विथ। स्पोरेंजियोस्पोर किस में होती है, ग्लोमेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। ओके, फाइकोमाइसिटीज किस में होती है, स्पोरेंजियोस्पोर आर एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज या फिर फाइकोमाइसिटीज। क्या होगी, यस, फाइकोमाइसिटीज में क्या होती है, स्पोरेंजियोस्पोर होती है। ओके, फाइकोमाइसिटीज इज द करेक्ट आंसर। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं, सेक फंजाई कहते हैं ना, सेक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज को। एंड फाइकोमाइसिटीज के में किस क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स आर एसोसिएटेड विथ इट। स्पोरेंजियोस्पोर पाया जाता है फाइकोमाइसिटीज में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेक्शन 9
ऑफ द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेशल अबाउट। सेक्शन 9 में कौन सी दवा दिया गया? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ओके, एसेंशियल मेडिसिन इज स्पेशल अबाउट पार्किंसनिज्म डिजीज मेडिसिन्स, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन्स, एंटी माइग्रेन मेडिसिन्स या फिर एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन। सेक्शन 9 में कौन सी डिजीज़ को दिया गया, कौन सी मेडिसिन्स को दिया गया? नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में सेक्शन 9 में क्या दिया गया? सेक्शन 9 में एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन्स होती है। ओके, एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन्स होती है। सेक्शन 9 में क्या होती है? एंटी पार्किंसनिज्म मेडिसिन। एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन्स ये सेक्शन 12 में होती है। ओके, ये सेक्शन 12 में आती है। फिर माइग्रेन मेडिसिन आती है सेक्शन 7 में, एंड एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन सेक्शन 3 में आती है। ओके, एक बार सारी सेक्शंस को देख लेना, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछती है सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेडियाट्रिक डोज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू 100 इज इक्वल्स टू % ऑफ एडल्ट डोज वाज प्रपोज बाई। ये किसकी लॉ है? यंग्स लॉ है, कार्टजेल लॉ है, डिलिंग या फिर फेराडे लॉ है? पेडियाट्रिक डोज सरफेस एरिया ऑफ चिल्ड्रन अपन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू % ऑफ एडल्ट डोज वाज प्रपोज बाय। किन्होंने प्रपोज किया था? कार्टजेल ने। ओह, कार्टजेल ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, कार्टजेल इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया द नेशनल मलेरिया रिडक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। In India, the National Malaria Eradication Program was launched in. ओके, कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 1958 में लॉन्च किया गया था। ओके, 1958 में लॉन्च किया गया था। एंड नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1953 में आया था। याद रखेंगे, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में आया था। एंड नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम कब हुआ था लॉन्च? 1958 में। 1958 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1953 में। द नंबर ऑफ ग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर 8 ounce, इसमें 8 होगा। 8 ounce ऑफ 6% solution of mercury chloride is number of gram required for preparing 8 ounce of 6% solution of mercury chloride। दिया गया क्या है? 35 ग्राम इन 8 ounce makes 1% solution। 35 ग्राम इन 8 ounce मेक 1% सोल्यूशन, ये आपको दिया गया। तो आपको बताना है मर्क्यूरी क्लोराइड की कितने ग्राम्स होगी। आंसर क्या होगी? 8 ounce, एक बार देखेंगे, 8 ounce मेक्स कितना %? 1% सोल्यूशन, राइट। 8 ounce मेक 1% सोल्यूशन में क्या होगी? 8 ounce 1% इधर दिया हुआ है ना, 8 ounce मेक्स 1% सोल्यूशन कितना होगी? 35 ग्राम, राइट। 35 ग्राम्स रहेगी। फॉर 8 ounce ऑफ 6% में कितनी आ जाएगी? 6% में क्या आ जाएगी? 35 इंटू 6, राइट। 35 इंटू 6 क्या होगी? 210 ग्राम, राइट। 210 ग्राम। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी। समझ में आई ना? एक बार और फिर देख लेते हैं। इधर क्या बोला है? 35 ग्राम इन 8 ounce मेक्स 1% सोल्यूशन। तो 8 ounce मेक्स 1% सोल्यूशन कितने ग्राम? 35 ग्राम।
यहाँ पे हमें दिया हुआ है 6% सोल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड की निकालना है, ग्राम निकालना है। तो क्या होगी 8% में कितना होगी, यहाँ पे 8 आउंस दिया हुआ है। ओके 8 नहीं आया, 8 आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन। तो 8 आउंस ऑफ 6% सोल्यूशन कितनी आ जाएगी, 35 इंटू 6 राइट, जिसको हम करेंगे तो क्या आएगा 210 आ जाएगा। 210 आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। चलिए समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, इशू फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेंबर एंड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज, कौन सी एक्ट में आती है। एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो आप आँख बंद करके बता सकते हैं एप्लीकेशन कौन सी शेड्यूल में आती है। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेंबर एंड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 19 क्या आएगी, शेड्यूल कॉरस्पॉन्डिंग परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। परफॉर्मा एप्लीकेशन क्या आती है, शेड्यूल ए में आती है राइट, शेड्यूल ए में आती है। शेड्यूल D1 क्या है, ये एक्सटेम्प्ट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें आती है, एक्सटेम्प्ट फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। E1 क्या है, ये पॉइजनस स्टैंडर्ड फॉर पॉइजनस सब्सटेंस किसके लिए होती है, आयुष के लिए होती है राइट, आयुष के लिए होती है, आयुर्वेदा सिद्धा। स्टैंडर्ड फॉर E1 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर पॉइजनिंग आयुष की होती है। एंड E क्या था, स्टैंडर्ड फॉर पॉइजन्स था। ओके एंड के क्या है, शेड्यूल के मैन्युफैक्चरिंग की होती है, मैन्युफैक्चरिंग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is an example of ointment made by chemical reaction? केमिकल रिएक्शन के द्वारा कौन सी ऑइंटमेंट बनाया जाता है। Which of the following is an example of ointment made by chemical reaction? Iodine ointment, ammoniated mercury ointment, calamine ointment या फिर salicylic acid ointment. Following example ointment made by chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के द्वारा कौन सी ऑइंटमेंट बनाया जाता है, आयोडीन, अमोनिएटेड मरकरी, कैलामाइन या फिर सैलिसाइलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन के द्वारा आयोडीन ऑइंटमेंट को बनाया जाता है। ओके केमिकल रिएक्शन के द्वारा कौन सी ऑइंटमेंट को बनाए थे, आयोडीन ऑइंटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following is an example of external preparation of suspension containing indiffusible solid? Indiffusible solid बताना है आपको। Which of the following is an example of external preparation of suspension containing indiffusible solid? Indiffusible solid बताना है। Deflocculating agent बेसिकली बताना है। Indiffusible solid क्या होगी, फेनोबार्बिटॉन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, एस्पिरिन या फिर सल्फोनेमाइड। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कंटेनिंग इंडिविजिबल सॉलिड। इंडिविजिबल सॉलिड क्या होगी, हाइड्रोकॉर्टिसोन राइट, आंसर हो जाएगी आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन। एक्सटर्नल यूज़ बोला है ना, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन को एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है एंड कैलामाइन को भी एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। कैलामाइन भी आप याद रखेंगे, कैलामाइन को भी एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है जो इंडिफ्यूजिबल सॉलिड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following liquid preparation is applied externally to the skin and not in the cavity? Externally to the skin, not in the cavity. इनमें से आपको बताना है कौन सी एक्सटर्नली स्किन में अप्लाई किया जाता है लेकिन कैविटीज़ में नहीं। एयर ड्रॉप्स, एनिमाज, कॉरिडोन्स या फिर डाउट्स। क्या होगी करेक्ट आंसर, एयर ड्रॉप्स। ये तो आपको लिक्विड प्रिपरेशन है लेकिन कैविटीज़ में दिया जाता है। एनिमास भी कैविटीज़ में दिया जाता है, डाउट्स भी कैविटी में दिया जाता है लेकिन कॉरिडोन्स को कैविटी में नहीं दिया जाता है। ये क्या है, लिक्विड प्रिपरेशन है। लिक्विड प्रिपरेशन
एंड अप्लाई टू द स्किन, ये स्किन में अप्लाई किया जाता है, लिक्विड प्रिपरेशन है, स्किन में अप्लाई किया जाता है बट कैविटी में नहीं दिया जाता है, नॉट इन द कैविटीज। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट, कोलेडन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट कंटेन इन डाइमार्केप्रल इंजेक्शन इज, डाइमार्केप्रल इंजेक्शन में सॉल्वेंट कौन सी होती है? डाइमार्केप्रल इंजेक्शन में कौन सी होती है? डाइमिथाइल फॉर्माइड, इथाइल एसीटेट, बेंजाइल बेंजोएट या फिर अल्कोहल। सॉल्वेंट कंटेन इन द डाइमार्केप्रल इंजेक्शन इज, डाइमार्केप्रल इंजेक्शन में सॉल्वेंट क्या प्रेजेंट होती है? बेंजाइल बेंजोएट प्रेजेंट होती है। ओके, बेंजाइल बेंजोएट प्रेजेंट होती है, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट, बेंजाइल बेंजोएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, द मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वाज डिराइव्ड बाय, मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वाज डिराइव्ड बाय, किन्होंने डिराइव किया था? आंसर क्या हो जाएगी? वेनिसी ने डिराइव किया था। ओके, वेनिसी इज द करेक्ट आंसर। मेजरमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स वाज डिराइव्ड बाय वेनिसी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Among the surface active agent, quaternary ammonium chloride is categorized as, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड को किस कैटेगरी में डाला जाती है? Among the surface active agent, quaternary ammonium chloride is categorized as wetting agent, emulsifying agent, cationic agent या फिर anionic agent। किस में आएगी क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड? वेटिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, कैटायोनिक एजेंट या फिर एनायोनिक एजेंट। क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड किस में आती है? कैटायोनिक एजेंट में आती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, कैटायोनिक एजेंट में आती है एमोनियम, क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड। ओके, चलिए ये है आज के लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is used as an antioxidant for aqueous injection? एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वास इंजेक्शन बताना है। Which of the following is used as an antioxidant? एंटीऑक्सीडेंट है जो है एक्वास इंजेक्शन में दिया जाता है। थायोयूरिया, थायोकार्बामाइड, थायोसेमिकार्बाजाइड या फिर थायोमार्सेल। किसको यूज़ किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वास इंजेक्शन, एक्वास इंजेक्शन में किसको दिया जाता है? थायोयूरिया, थायोकार्बामाइड, थायोसेमिकार्बाजाइड या फिर थायोमार्सेल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगी, हमें भी खुशी मिलती है अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो। यस, इसका आंसर हो जाएगा थायोयूरिया। ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है जो एक्वास इंजेक्शन में दिया जाता है, यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर एक्वास इंजेक्शन। थायोयूरिया, फिर आपको एस्कॉर्बिक एसिड को दिया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी हो सकती है, फिर सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है, एक्वास इंजेक्शन में दिया जाती है। ओके, एक्वास इंजेक्शन में दिया जाती है एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटासल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।